जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस है हमारे पास एमसीक्यूज। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू इसमें कहता है टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। तो दो हमारे पास फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और अनलाइक हैं, और ये किसी बॉडी पे अगर एक्ट कर रही हूँ, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, लेकिन एक लाइन में ना लग रही हूँ, तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं। तो हमने कपल की डेफिनेशन की थी, उसमें हमने बताया था कि दो फोर्सेस होती हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं, अनलाइक होती हैं और एक लाइन पे एक्ट नहीं करती हैं, तो कपल प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए हम बी पार्ट कपल को टिक करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है आ कपल। जो क्वेश्चन में लिखा है वो कपल की डेफिनेशन में मौजूद है। नंबर 2 है हमारे पास द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि एक वेक्टर और दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो हैं वो इजीली हम हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। फोर्सेस के ऐड करने का तरीकाकार हेड टू टेल रूल होता है, और उसमें सेकंड की टेल फर्स्ट के हेड से ज्वाइन करते हैं और थर्ड की टेल सेकंड के हेड से ज्वाइन करते हैं एंड सो ऑन। और उसमें एनी नंबर ऑफ फोर्सेस हम ऐड कर सकते हैं, जितने भी फोर्सेस और भी बहुत सी मौजूद हों, तो प्रीवियस वेक्टर के हेड को अगले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करते जाएं। इस तरीके से जो है वो वेक्टर्स ऐड होते जाते हैं। तो इसलिए सेकंड एमसीक्यू जो है वो हमारे पास आएगा एनी नंबर। तो आप एनी नंबर को टिक कर लें। उसके बाद हमारे पास नंबर 3, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऐसे किसी वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट्स जो आपस में 90 का एंगल बना रहे हों, उनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो ही होते हैं, तो हम बी पार्ट 2 को टिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 4, A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree. एंगल 30 डिग्री, एंगल का जो सिंबल होता है वो थीटा होता है, और उसकी वैल्यू जो है उसने 30 डिग्री दे दी है। और वो कहता है फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है। कैपिटल एफ की वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़ा था हमने, एफ एक्स। एफ एक्स जो होता है वो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, और एफ एक्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो अगर आप किसी पेज पे लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, या इसके साथ ही आप लिख लें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू उसने 10 दी हुई है, और कॉस के आगे जो थीटा है उसकी वैल्यू 30 दी हुई है। तो एफ की जगह पे जब 10 लिखें और कॉस के आगे 30 लिखें, तो हमारे पास एफ एक्स बराबर आ जाता है 10 इंटू कॉस 30। और कॉस 30 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो 8.7 आ जाएगा हमारे पास। डी पार्ट 8.7 न्यूटन। तो कॉस 30 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से देखेंगे वो 0.87 या 0.86666 ऐसे वैल्यू आएगी। उसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.7 आएगा। तो फार्मूला था हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, वेयर एफ इज 10 एंड थीटा इज 30 डिग्री। तो नंबर 4 का डी पार्ट। नंबर 5, ए कपल इज फॉर्म बाय। बेसिकली कपल की डेफिनेशन वो कंप्लीट करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि कपल जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, वो हमने बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर डी पार्ट में लिखा हुआ है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन।
तो कपल की डेफिनेशन में यही बात है, दो इक्वल फोर्सेस होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए और एक लाइन में नहीं लगनी चाहिए। तो डी पार्ट को आप टिक करेंगे जो कि कपल की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। तो नंबर 5 का डी पार्ट। नंबर 6, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ज़हन में रखें। उसने कहा था इक्विलिब्रियम में कि इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लग रही हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। और साथ में हमने कहा कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो या तो वो रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ही वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करती हुई जा रही होती है। अब गौर से सुनना, इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो या तो वो रेस्ट में है या एक ही वेलोसिटी से मूव करती हुई आगे जा रही है। आप याद रखें कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें ऐसी दो बॉडीज़ के लिए, रुके हुए के लिए और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आ ही नहीं रही टाइम के लिहाज से। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है तो ऐसी सूरत में भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर 4 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो एक ही वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हासिल हो रही वक्त के लिहाज से, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में, इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट हो तो वो रेस्ट में होता है और एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में, इक्विलिब्रियम की सूरत में एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब है या वो रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। तो दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वक्त के लिहाज से ज़ीरो होती है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो नंबर 6 का डी पार्ट, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। नंबर 7, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होती है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ज़हन में लाएं, जहाँ पे हमने बताया था कि रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होती है। हमने बॉल की एग्जांपल दी थी, ज़रा सा उसको टिल्ट किया था, वो थोड़ा सा आगे चला गया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज नहीं हुआ और उसने नई पोजीशन हासिल कर ली। तो आप देख सकते हैं कि सी पार्ट में उसने लिखा है कीप्स इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड, यानी कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर भी नहीं होता, लोअर भी नहीं होता, अपनी हाइट को कायम रखता है। तो कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस, जब उसको मूव करते हैं तो बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो वहीं का वहीं रहता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो नंबर 7 का कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस, सी पार्ट। उसके बाद है हमारे पास रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार्स जो होती हैं वो स्टेबल कैसे बनाई जाती हैं ताकि वो उलट ना पाएँ और ज़्यादा देर तक जो है वो टर्न्स भी आसानी से काट लें और मूव भी कर सकें।